आज हम 11th का मैथ चालू कर रहे हैं। जैसा कि आपको भी मालूम है कि अब 1-2 दिन के अंदर बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ जाने वाला है और इसके बाद अब 11th की पढ़ाई चालू हो जाती है। वैसे हम लोग पिछले साल के अपेक्षा इस बार लेट हो गए हैं, क्योंकि पिछले साल हम लोग का मार्च में ही रिजल्ट आ गया था। इसलिए अब आप लोग को भी सीरियस हो जाना है और जो भी 11th के विद्यार्थी हैं वह इस नंबर पर कॉल करके अपना नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं, जिससे वीडियो आपको निरंतर ऐसे तो यूट्यूब पे मिलेगा ही, और इस नंबर से रहेगा तो आपको इस नंबर से भी वीडियो जाएगा। तो अगर जिन बच्चों का नंबर जुड़वाना है, इस पे फोन करके अपना एक ग्रुप बना लें और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस ग्रुप में डालिए, उसको बताया जाएगा। और अब यहाँ से आपको पूरे तौर तरीका के साथ पढ़ाई में लग जाना है। स्कूल कॉलेज हर जगह ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, इसलिए ये मत सोचिए कि लॉकडाउन है तो हमको एग्जामिनेशन नहीं होगा। ऐसा गलतफहमी में न रहे, सारा एग्जामिनेशन होगा। इसीलिए आप लोग भी ऑनलाइन पढ़ाई करना चालू करें। तो जो बच्चे मेरे पास पढ़ने के इच्छुक हैं, इस नंबर पे अपना नंबर जुड़वा दें, एक ग्रुप, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपको वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आपके पास चल जाए। सबसे जरूरी चीज है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज मैं आप लोग को 11 की क्लास चालू कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है सेट। हम सेट के बारे में जानना चाहेंगे, तो हम सेट पढ़ाने लगे। लेकिन सेट पढ़ाने से पहले आपको जरा नंबर के बारे में जानना होगा। नंबर को किस किस चीज से डिनोट किया जाता है, इसको जान लिया जाए, इसके बाद हम सेट चालू करेंगे। तो सबसे पहले आप नंबर के बारे में जानिए। सबसे फेमस है एम, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। और इसमें कौन कौन सा संख्या होता है आपका? ये सब संख्या है। इसके बाद है जेड। जेड का मतलब होता है इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं में आप लोग का हो जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। देखो बच्चों, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या सब लोग जान रहे हो, कुछ लोग नहीं जानते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक जानिए। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण अंक, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, और जीरो भी पूर्णांक। तो ये सब आपको कहलाता है पूर्णांक, और इसको डिनोट करते हैं जेड से। और अगर कहीं जेड प्लस दिया है तो जेड प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। जेड प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। और इसमें आपका होता है 1, 2, 3, 4, 5 ये सब।
इसके बाद आइए W, इसका मतलब होता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। ये नेचुरल नंबर की तरह होता है, बस पूर्ण संख्या आपको याद रखो 0 से चालू होता है। नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है और होल नंबर हमारा पूर्ण संख्या है, ये 0 से चालू होता है। इसके बाद आइए Q, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। इस Q को बोला जाता है रेशनल नंबर, हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर हमेशा आपको P/Q के रूप में रहेगा, या परिमेय संख्या P/Q है, जहां P जो है आपका इंटीजर है और Q भी जो है इंटीजर। P और Q भी आपका इंटीजर है, ऐसे नंबर को हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हो गया 10/7, ये रेशनल नंबर है क्योंकि 10 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। आपको कोई 10 बोले तो ये भी इंटीजर है, ये भी आपका रेशनल नंबर है। आपको कोई बोले 9/5, ये भी है, -9/5 ये भी है, ये सब रेशनल नंबर है। तो ये सब जो है बच्चों आपको रेशनल नंबर है। Q प्लस रहेगा तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, मतलब निगेटिव वाला नहीं रहता, धनात्मक परिमेय संख्या। और एक R का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। ये जो होता है आपका -∞ से लेके +∞ तक जितना नंबर होता है, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो बटा में हो, चाहे वो पूर्णांक में हो, ये सब जो है आपको वास्तविक संख्या है। जैसे कोई पूछे 0.15 यस, ये भी वास्तविक संख्या है। 3 ये भी वास्तविक संख्या है। √7 ये भी वास्तविक संख्या है। 5/4 ये भी वास्तविक संख्या है। तो -∞ से +∞ तक जितना नंबर होता है ये सब वास्तविक संख्या है। अच्छा, इमेजिनरी नंबर कौन है? तो वास्तविक संख्या कौन नहीं है ये जानिए। तो ये सब रूट के अंदर जो माइनस वाला है, ये सब जो है आपको रियल नंबर नहीं। ऐसा चैप्टर हम आगे पढ़ाएंगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यही इतना नंबर अभी नहीं जानना है। अभी तो नंबर और भी है, लेकिन इतना आपको सेट थ्योरी में ज्यादा जरूरत है। अब आइए हम लोग सेट की डिफाइन करें। हाँ जी बच्चों, देखो, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट। सेट को इंग्लिश में डिफाइन किया जाता है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट। हिंदी में लिखते हैं परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा
जाता है। पहले हम इसके परिभाषा को ढंग से समझे। व्हाट इज सेट? जब तक आप परिभाषा नहीं समझेंगे क्वेश्चन ढंग से नहीं बना पाएंगे, और एक बार ढंग से हम परिभाषा समझ जाए तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 में शुरू में बहुत सारा चीज का कलेक्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेट है और इनमें से कौन सा सेट नहीं है। देखिए, हर चीज के कलेक्शन को हम सेट नहीं कहते। परिभाषा में है कि द वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। इसको देखिए एकदम आसानी से समझेंगे कि, सुनिएगा मेरी बात को गौर से आप लोग, कि किसको हम लोग सेट कहेंगे। जैसे हम आपको सभी बच्चों को एक टास्क दें कि आपको सप्ताह के सभी दिनों का नाम लिख के लाइए। अगर मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 को मैंने टास्क दिया कि सप्ताह में जितने दिन होते हैं उस सबका नाम लिखिए। द नेम ऑफ डेज इन ए वीक। तो सभी बच्चों का आंसर एक जैसा होगा कि अलग अलग? जरा सोचो। हम आप ही को जैसे जितने मेरा वीडियो देख रहे हो तुम लोग, बोले कि सप्ताह के जौन जौन से दिन होते हैं उसका नाम लिख के लाइए, तो आप हमको सेंड कीजिएगा 7 को दिन, संडे टू सैटरडे, सोमवार रविवार से शनिवार तक जितने दिन होते हैं। हम आपको बोले कि द नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, एक साल में जितने महीने होते हैं, द नेम ऑफ मंथ्स इन ए ईयर आप लिख के लाइए, तो सबका आंसर 12 ठो होगा, जनवरी टू दिसंबर। तो देखिए, जिस चीज में सबका आंसर एक जैसा आवे उसे सेट कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आंसर मैं लिख रहा हूं वही मेरा मित्र, मेरा फ्रेंड लिख रहा है, इसका मतलब कि ये सेट है। अच्छा, कौन सा चीज सेट नहीं है ये भी जानिए। तो जैसे हम बोले कि आप 10 गो फ्रूट्स का नाम लिख के लाइए, तो सबका आंसर एक जैसा होगा। द नेम ऑफ 10 फ्रूट्स, हो सकता है कि 2 गो 4 गो 5 ठो या 6 ठो आंसर कॉमन हो। 50 लड़का है तो 50 का 10 फ्रूट्स का नेम कॉमन होगा? नहीं होगा। लेकिन ध्यान दो, साल के 12 महीने का हम बोले थे तो 12 का सबका नाम सेम होगा, सब लोग एक जैसा बोलेगा। लेकिन हम बोलेंगे कि सप्ताह के 10 ठो फलों का नाम सब लोग लिखो, तो सबके कॉपी में अलग अलग आंसर हो। हाँ, 2-4 बच्चा का मैच कर सकता है या 2-4 नाम मैच कर सकता है, लेकिन 50 बच्चा का एक जैसा होगा? नहीं होगा। हम बोले कि 10 ठो फेमस इंडियन क्रिकेटर का नाम लिख के लाओ, सबका आंसर अलग अलग रहेगा। 10 ठो इंडिया का जो ग्रेट लीडर्स लोग हैं उसका नाम लिख के लाइए, सबका आंसर अलग अलग। तो देखो, जिसमें सबका आंसर अलग अलग हो वह सेट नहीं। सेट के लिए सभी का आंसर एक जैसा होना चाहिए। जैसे हम बोले, तुम बताओ तो ये सेट होगा द सेट ऑफ भावेल्स। हम बोले कि जितना बच्चा है मेरे क्लास में बैठा हुआ है, जितना मेरा बच्चा है मेरा वीडियो देख रहा है, भावेल्स का नाम लिख के सेंड करो, तो सबका आंसर एक जैसा होगा कि नहीं? तो ये सेट है। तो अब सुनिए, जिस चीज का आंसर सब लोग एक जैसा देवे वह सेट है, और जिस चीज का आंसर सब लोग अलग अलग देवे वह सेट नहीं। द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट, ये सेट है।
क्योंकि कॉन्सोनेंट सब बच्चा जानता है कि 21 होता है और सबका आंसर एक जैसा होगा। तो जिस चीज का आंसर सब लोग एक जैसा देगा, जैसे हम सप्ताह के दिन का नाम पूछेंगे तो आप बोलोगे कि सेट है, साल के महीना का नाम पूछेंगे तो सेट है, 5 को वावेल्स का नाम सेट है, कॉन्सोनेंट का नाम सेट है, फ्रूट्स का नाम सेट नहीं है, लीडर्स का नाम सेट नहीं है, एक्टर्स का नाम सेट नहीं है, क्रिकेटर्स का नाम सेट नहीं है, क्योंकि उस समय आंसर चेंज होगा। तो आप समझ गए होंगे कि सेट किसको कहते हैं। अब आपके बुक में एनसीईआरटी में बहुत सारा चीज का सेट दिया हुआ है, आज इसको पढ़ेंगे आप लोग और पता करेंगे कि वो सेट है कि नहीं। अब आइए टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट जो होता है, इसके बाद आपको बताएंगे फॉर्म ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट में आपका होता है पहला नल सेट और इम्पटी सेट। नल सेट किसको कहते हैं, देखिए, इम्पटी सेट इज दैट टाइप ऑफ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0। जिस सेट में एलिमेंट की संख्या 0 हो, मतलब नहीं हो, उसे हम इम्पटी सेट कहते हैं। 0 का मतलब क्या है कि कुछ नहीं है, उसमें खाली है सेट, तो उसको हम लोग इम्पटी सेट कहते हैं। और इम्पटी सेट को 5 से डिनोट करते हैं। हिंदी में समझिए, जिस समुच्चय में अवयव की संख्या 0 हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को 5 के द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसका आप एग्जाम्पल समझे। एग्जाम्पल किसको कहते हैं, इम्पटी सेट। द सेट ऑफ ऑड नंबर, आपको ऑड नंबर का सेट जो कि 2 से डिविजिबल भी, तो दुनिया का कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता। आपको ऑड नंबर भी होना चाहिए। तो ऑड नंबर तो तुम 13579 लोगे, और 1357 नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो एक खाली सेट रह जाए। और एक एग्जांपल, इसको हिंदी में लिखेंगे, 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। देखो बच्चों, ये इम्पटी रह जाएगा, खाली रह जाएगा, क्योंकि विषम संख्या कोई भी जो है 2 से भाज्य नहीं होता है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 होता है, और ये आपका 2 से भाज्य नहीं होता। तो ये ऐसे सेट को हम लोग इम्पटी सेट कहते हैं, और इम्पटी सेट को हमेशा 5 के द्वारा सूचित करते हैं। इसको कहते हैं 5 से डिनोट करते हैं। फाइनाइट सेट। Finite set is that type of set in which number of elements are known. Finite set में आपको number of elements known रहेगा। जिस समुच्चय में अवयव की संख्या ज्ञात हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। और एज ए एग्जाम्पल आप जानिए, the set of months of a year। वर्ष के महीनों का समुच्चय। बच्चों, इसको हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे, क्योंकि द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर में आप जान रहे हैं कि 12 को एलिमेंट्स होगा। दूसरा है आपका द सेट ऑफ वावेल्स। सेट ऑफ वावेल्स, वावेल्स आप जानते हैं कि 5 तो होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो स्वरों का समुच्चय, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वरों का समुच्चय। तो देखिए, ऐसे सेट को हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है नोन है। अब आइए आगे, अब आइए इनफाइनाइट सेट और परिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट इज दैट टाइप ऑफ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अननोन। जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स
मालूम नहीं है कि कितना होगा, उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं, हिंदी में अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय में आपको अवयव की संख्या मालूम नहीं रहे। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए इसका, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। हिंदी में बोलेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो देखो इसमें कोई पूछेगा कि कितना नंबर है, मालूम है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जिसमें डॉट डॉट दिया हुआ हो इसका मतलब हो गया कि ये इनफाइनाइट सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मालूम नहीं है। द सेट ऑफ इंटीजर, द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑड नंबर, द सेट ऑफ इवन नंबर, ये सब जो है आपका इनफाइनाइट सेट। और इसके आगे का वीडियो कल में भेजेंगे, क्योंकि आज पहला वीडियो है 11th का, इसलिए थोड़ा कम जानकारी और बच्चों को भी मालूम हो जाए कि वीडियो जा रहा है। और आप हमारे नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दें, जो नंबर मैंने दिया है शुरू में, उस पे आप क्वेश्चन आंसर बनाकर भी भेज सकते हैं। और अब चाहे तो आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का कुछ सवाल बना सकते हैं। थैंक यू।